हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे जनतंत्र का जन्म, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। तो उनसे रिलेटेड पहले लेखक परिचय देखेंगे और उसके बाद हम लोग इनके द्वारा जो लिखी गई जो काव्य खंड है जनतंत्र का जन्म, उसको हर एक पंक्ति को पढ़ेंगे और अर्थ के अनुसार समझते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जान लें, ठीक है, अच्छे से एक एक पॉइंट। ये आपका छठा चैप्टर है, ठीक है। आपके काव्य खंड का कौन सा चैप्टर? ये छठा चैप्टर है, रामधारी सिंह दिनकर, जो इनके द्वारा लिखी गई कविता का नाम क्या है? जनतंत्र का जन्म। इनका जो पहला पॉइंट है करा कि पहला पॉइंट करा रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को स्थान सिमरिया बेगूसराय में होता है। इनका जन्म कब होता है? 23 सितंबर 1908 को होता है, स्थान सिमरिया बेगूसराय बिहार में होता है। पिता का नाम था इनका रवि सिंह एवं माता का नाम था मनरूप देवी। पिता का नाम क्या था? रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था। प्रारंभिक शिक्षा इनकी कहाँ से हुई? गांव से हुई थी। रामधारी सिंह दिनकर ने 1908 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। ये मैट्रिक की परीक्षा कब पास किए? तो 1908 में किए। कहाँ से? मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से ये पास किए हुए थे। 1928 में किए थे। कब किए थे? 1928 में। अगला देखिए पॉइंट कर रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर ने 1932 में पटना कॉलेज से इतिहास में बीए किए। ये 1932 में क्या किए? पटना कॉलेज से इतिहास में बीए किए। इनका ऑनर्स पेपर कौन था? इतिहास था, ठीक है। कब किए? 1932 में। अगला पॉइंट कर रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर ने HE क्या है? HE स्कूल बरबीघा में प्रधानाध्यापक रहे। रामधारी सिंह दिनकर जो थे ये कहाँ प्रधानाध्यापक रहे? तो HE स्कूल बरबीघा में ये प्रधानाध्यापक के पद पर रहे। अगला पॉइंट कर रहा है कि ये जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्टर और सब डायरेक्टर भी रहे। ये कहाँ है? ये जनसंपर्क विभाग में क्या रहे? सब रजिस्टर और सब डायरेक्टर भी रहे, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट आपका कह रहा है कि ये बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर एवं भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर है। ये बिहार विश्वविद्यालय में किसके प्रोफेसर है? हिंदी के प्रोफेसर है। जबकि भागलपुर विश्वविद्यालय में ये उप कुलपति के पद पर है। भागलपुर विश्वविद्यालय में किस पद पर है? तो उप कुलपति के पद पर है। जबकि बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर ये रहे। अगला पॉइंट देखें, कह रहा है कि ये राज्यसभा के सांसद भी थे। ये क्या थे? राज्यसभा के सांसद भी ये थे, यानी ये सांसद में भी जाके क्या करते? बैठते थे। अगले पॉइंट कह रहा है कि दिनकर जी उत्तर छायावाद, कौन सा छायावाद? उत्तर छायावाद एवं चौथे दशक के प्रमुख कवि थे। ये जो दिनकर जी थे, रामधारी सिंह दिनकर, ये किस छायावाद के थे? तो उत्तर छायावाद के थे। और ये चौथे दशक के प्रमुख कवि थे। ये एक राष्ट्र कवि थे। ये क्या थे? एक राष्ट्र कवि भी थे। दिनकर जी कविता लिखने की शुरुआत 30 के दशक में ही कर दिए। यानी 1930 के दशक में क्या करते? ये कविता लिखने की शुरुआत कर दी है। ये कविता के साथ साथ इन कविता के साथ साथ समर्थ गद्यकार भी थे। ये क्या करते थे? कहानियां भी लिखा करते थे। कविता के साथ साथ क्या करते थे? कहानियां भी लिखा करते थे। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट आपका कर रहे हैं कि दिनकर जी को संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी एवं उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इनको क्या हुआ कि संस्कृति के 4 अध्याय पर जो रचना है, उसके रचने का नाम क्या है? संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकेडमी अवार्ड। और उर्वशी पर इनको कौन सा अवार्ड मिला? ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। तो साहित्य अकेडमी संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला, और जबकि ज्ञानपीठ उर्वशी पर मिला।
अगला पॉइंट देखें, अगला पॉइंट क्या है आपका कि दिनकर जी को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। दिनकर जी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां देखेंगे, कह रहे हैं प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उसके बाद है रश्मि रथी, उर्वशी, नील कुसुम, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरि नाम। तो इनके द्वारा ये कुछ क्या थी, प्रमुख क्या थी, काव्य कृतियां थी। तो उसको देख लिए एक नजर, कौन कौन है? प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, नील कुसुम, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरि नाम। अब इनके द्वारा कुछ गद्य कृतियां को देखेंगे, कौन कौन है? मिट्टी की ओर, अर्धना अर्धनारी नारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, जिनके लिए कौन सा अवार्ड दिया गया? साहित्य, ठीक है ना, स से संस्कृति, स से साहित्य, ठीक है। काव्य की भूमिका, उसके बाद वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी, ये सभी इनके द्वारा क्या लिए? ये गद्य कृतियां, और जबकि ऊपर वाला क्या था? ये काव्य कृतियां थी। कौन सी? काव्य कृतियां, और ये गद्य कृतियां है, ठीक है। तो इनके जीवन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स, हम सभी पॉइंट्स आपको बता दिए, ठीक है। अब हम लोग इनके कविता को अच्छे से देखेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। तो इनके द्वारा जो इनके जो कविता है जनतंत्र का जन्म, इनके हर एक पंक्ति को अच्छे से पढ़ेंगे और इसको क्या करेंगे? समझते चलेंगे। और आप लोग इसी कॉपी में क्या, वीडियो को पूछ करके बीच में क्या, हर एक पंक्ति को लिखिए और उसके अर्थ को भी लिखते चलिएगा, ठीक है। तो इनका पंक्ति कह रहा है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। मिट्टी किसकी ताज पहनी है? सोने का। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यानी इस पंक्ति के अनुसार कवि का कहना है कि सदियों की ठंडी में, सदियों की ठंडी और बुझी हुई राख में सुगबुगाहट दिखाई पड़ रही है, अर्थात क्रांति की चिंगारी भड़क उठी है। मिट्टी यानी जनता, मिट्टी यानी कि जनता, मिट्टी किसको कहा है? जनता का है। सोने की ताज पहनने के लिए व्याकुल हो चुका है। यानी अब लोगों में क्या है, उतने सहने की क्षमता नहीं है किसी की। अब ये बहुत ज्यादा सह चुके थे अपने ऊपर अत्याचारों को, लेकिन अब ये नहीं सहने वाले थे, इसलिए वही कह रहे हैं कविता की मिट्टी की जनता, मिट्टी यानी जनता सोने की ताज पहनने के लिए क्या? व्याकुल हो चुका है। राह छोड़ो समय साक्षी है। राह छोड़ो समय क्या है? साक्षी, यानी साक्षी कौन है? समय है। मतलब साक्षी समय, इसमें साक्षी किसको माना गया? समय है। यानी गवाह किसको माना गया? समय है। समय साक्षी है। जनता के रथ पहियों की घर घर आवाज सुनाई दे रही है, सिंहासन खाली करो जनता आ रही है। कौन आ रही है? जनता आ रही है। यानी जनता के भीड़ में आप किसी को भी, जनता की भीड़ एक ऐसी है जो किसी किसी से नहीं डरती है। इसलिए कविता का जो लेखक है वो क्या कर रहे हैं कि क्या करो? रास्ता खाली करो। कौन आ रही है? जनता आ रही है। कविता का अगला पंक्ति देखेंगे, अगला पंक्ति आपका कह रहा है कि जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाले। यानी कवि का कहना है कि जनता सचमुच मिट्टी की अबोध मूर्त है। वह जाड़े की रात में की जाड़ा पाला की कसक को हमेशा सहती, थोड़ा भी आ नहीं करती है। यानी जो जनता है वो किसकी मूर्त है? किसकी मूर्त है? अब मिट्टी की अबोध मूर्ति है। यानी वो जाड़ा को जाड़ा नहीं समझता, उसको पाला भी लगता है तो उसको क्या करे? उसको मतलब सह रहा है। यानी थोड़ी सी भी क्या करे? आह मतलब कि क्या आह नहीं कर रहे हैं। ठंड से शरीर को कपकपाता है कि लगता है शरीर से हजारों सांप डस रहे हैं। इतना पीड़ा और दुख के बावजूद भी अपनी दुख किसी से नहीं कहती है। जितना तकलीफ जनता को होती है वो जनता ही जानती है
सरकार को तो उतना कुछ पता नहीं रहता है, तो एक तकलीफ को सिर्फ और सिर्फ कौन समझ सकता है, जनता समझ सकता है। तो वही क्या कर रहे हैं कवि की, जनता को बहुत पीड़ा होती है लेकिन वो किसी को अपनी पीड़ा नहीं बताते हैं। अगला कविता का पंक्ति देखें, अगला कह रहा है पंक्ति कि जनता हाँ लंबी बड़ी जीव की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है, वेदना यानी दुख तकलीफ सहती है। सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है, प्रश्न गुण जनता इस पर क्या कहती है। यानी इस पंक्ति के अनुसार कवि का कहना है कि जनता सचमुच असहाय वेदना को सहकर जीती है। जनता जो है यानी इन पे कई अत्याचार होती है लेकिन उसको क्या करते हैं, एकदम चुपचाप सहते रहते हैं। फिर भी जीवन में उफ तक नहीं करती है, लेकिन फिर भी अपने जिंदगी से कोई शिकायत नहीं करते हैं। कवि शपथ लेकर कहता है कि लंबी चौड़ी जीव की बातों पर विश्वास किया जाए, लंबी चौड़ी जीव की बातों पर विश्वास किया जाए, जनता सच में बहुत पीड़ा सहती है। कवि कहता है कि जनमत का सही सही अर्थ क्या है, कवि खुद से कहते हैं कि जनमत का सही सही अर्थ क्या है। कवि इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं, यह प्रश्न बहुत ही गंभीर है। ठीक है, अब इस कविता का अगला पंक्ति हम लोग देखेंगे। अगला पंक्ति आपका कह रहा है कि मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौने में। यानी कवि कहना चाह रहा है इस पंक्ति के माध्यम से कि जनता को फूल के समान नहीं देखने और समझने को कहा है। जनता को फूल के समान मत देखिए और न समझिए। कवि कहता है कि जनता कोई फूल नहीं है, जनता कोई फूल नहीं है जिसे जब चाहो तब सजा लो, या कोई दूध मुही बच्चा नहीं है जिसे दो चार खिलौने देकर बहला दो। जनता की हृदय सेवा और प्रेम से जीता जा सकता है। जनता का जो दिल है वो कैसे जीता जा सकता है, प्रेम और सेवा करके जीता जा सकता है। ऐसे उस पर अत्याचार कर कर जनता का दिल कभी भी नहीं जीता जा सकता है। जनता कोई छोटा बच्चा नहीं जिसे उसे चार खिलौने दे दीजिएगा जिससे उनका मन बहल जाएगा। इसे ऐसे सिर्फ आप बच्चों के साथ ही कर सकते हैं कि बच्चा रो रहा है तो उसको क्या करें, उसको मन बहलाने के लिए क्या करते हैं, दो चार खिलौने देते हैं। लेकिन जनता कोई बच्चा नहीं है, उसको फूलों के समान ना समझिए, जब चाहे उसको सजा लिए और जब चाहे उसको क्या करिए, हटा दिए। ठीक है, अब अगला पंक्ति देखें। अगला पंक्ति कविता का कह रहा है आपका कि लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता तब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है, दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यानी कह रहे हैं कवि की, कवि का कहना है कि जनता के पास अपार शक्तियां है, जनता के पास बहुत शक्तियां है। जनता जब हुंकार भरती है तो भूकंप आ जाता है, जनता जब हुंकार भरती है तो क्या होता है, भूकंप आ जाता है। जनता की आवाज में बहुत ज्यादा क्या होती है, पावर होती है। बवंडर उठ खड़ा होता है, ऐसा मानो जो क्या है, बहुत बड़ा बवंडर आ चुका है। जनता के हुंकार के सामने कोई टिक नहीं सकता है। सच में जनता में एक ऐसी ताकत है जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता। जनता की राह को कोई रोक नहीं सकता है, जनता की राह को कोई रोक नहीं सकता है। सुनो जनता रथ का सवार होकर आ रहे, उसकी राह को छोड़ दो, सिंहासन खाली करो क्योंकि जनता आ रही है। ठीक है, अब अगले पंक्ति देखेंगे, कह रहा है कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। मतलब जनता के हुंकारों से क्या होती है, महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल बल से ताज हवा में उड़ जाता है। और जो जनता की जो सांस जो होती है उसके बल से क्या कहते हैं, जो जो सर पे जो ताज होता है राजा का, वो हवा में उड़ जाता है। जनता की रोके राह समय में ताव, ताव कहाँ, जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ जाती है। यानी जनता के सामने समय का भी कोई मोल नहीं था, अगर समय भी क्या करती है, जनता के अनुसार ही बदलती रहती है। तो इस पंक्ति के अनुसार कह रहे कवि कि जनता की हुंकार से, जनता की ललकार से महलों की नींव उखड़ जाती है। जनता की सांसों के बल से राज मुकुट हवा में उड़ते हैं। समय में
वह शक्ति नहीं है जो जनता की राह को रोक सके। जनता जैसी चाहती है समय भी वैसा करवट लेती है। ठीक है, अगला पंक्ति देखें कविता का। अगला पंक्ति आपका कह रहा है कि अब्दों शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार बिता, गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं, यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय चिरते तिमिर का वक्ष उमड़ते आते हैं। यानी इस पंक्ति के अनुसार कवि का कहना है कि वर्षों सैकड़ों वर्षों हजारों वर्षों सैकड़ों वर्षों हजारों वर्षों का अंधकारमयी समय बीत गया, यह जनता के स्वप्न है जो अंधकार को चीरते हुए धारा पर उतर रहे हैं। यानी जनता के समय जो जनता पर होने वाले अत्याचारों का समय अब खत्म हो चुका है। अब ये जनता क्या करे, चीरते हुए धारा पर उतर रहे हैं। अब अगला पंक्ति देखें कविता का। अगला पंक्ति कह रहा है आपका कि सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं बल्कि प्रजा का है, 33 कोटि जनता की सिर पर मुकुट धरो। यानी इसके अनुसार कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र का उदय हो रहा है, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हो रही है। 33 करोड़ सिंहासन तैयार करो, कितना, 33 करोड़ सिंहासन तैयार करो, क्योंकि अभिषेक राजा का नहीं बल्कि 33 करोड़ जनता का होने वाला है। आज का शुभ दिन 33 करोड़ जनता के सिर पर मुकुट रखने का है। आज का दिन किसका शुभ है? तो 33 करोड़ जनता के ऊपर मुकुट रखने का दिन है। अगला पंक्ति कविता का देखें, कह रहा है कि आरती लिए तुम किसे ढूंढता, आरती लिए तुम किसे ढूंढता मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में देवता, कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ दे रहे देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। मतलब इस पंक्ति के अनुसार कवि कहते हैं कि अबे आरती लेकर कहाँ घूम रहे हो, किसे ढूंढ रहे हो? मंदिर राजमहल तहखानों में देवता नहीं मिलेंगे। देवता कहाँ मिलते हैं वास्तविक में? देवता तो सड़कों पर गिट्टी तोड़ने वाले मजदूर है, खेत खलिहानों में काम करने वाले किसान है। अर्थात कवि ने जनता को वास्तविक देवता माना है। कवि किसको वास्तविक देवता मानते हैं? जनता को माने, जनता जनार्दन। अगला पंक्ति देखेंगे, फावड़े और हल राजदंड बनने को है धूसरता, सोने में सिंगार सजाती है, दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है। कवि का कहना है कि लोकतंत्र में जनता को सर्वोपरि होती है। लोकतंत्र में किसका शासन, किसका ज्यादा बात रखा जाता है? तो जनता का। यानी सर्वोपरि किसको माना जाता है? तो जनता को माना जाता है। लोकतंत्र का राजदंड कोई राजपत्र, कोई हथियार या कोई औजार नहीं होता है। लोकतंत्र का राजदंड कोई राजपत्र, कोई हथियार या कोई औजार नहीं होता है। लोकतंत्र का मूल राजदंड जनता का हल और कुदाल होता है। क्या होता है? जनता का हल और कुदाल होता है। तो वही क्या करे कवि कि लोकतंत्र का राजदंड कोई राजपत्र, कोई हथियार या कोई औजार नहीं होता। लोकतंत्र का मूल मंत्र राजदंड जनता का हल और कुदाल होता है। इसी से वह धरती से सोना उगाता है। धरती की धूसरता का श्रृंगार आज सोना से सजा हुआ है, अर्थात धूल ही स्वर्ण है। रास्ता शीघ्र दो, सिंहासन शीघ्रता खाली करो, देखो जनता स्वयं आ रही है। यानी इस पंक्ति में सिर्फ और सिर्फ किस पर जोर गया था? जनता पर। जनता क्या? जनार्दन है। सभी शक्तियां किसके पास होती है लोकतंत्र में? तो जनता के पास होती है। ठीक है ना? तो इससे रिलेटेड मतलब इस कविता की पंक्ति को अच्छे से अर्थ में समझ गए होंगे आप सभी। इसको क्या अच्छे से कॉपी में नोट कीजिए और उसको क्या कीजिए, मतलब 2 बार 3 बार अच्छे से रिवीजन कीजिए, ताकि आपको कविता के साथ साथ आपको इसका अर्थ भी अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि अगर आपको एग्जाम में इससे अगर कोई एक पंक्ति उठा कर दे दे तो आपको बनाने में, इसका अर्थ लिखने में कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी।